अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। 161 एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। एपिसोड की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और बेल आइकन पे दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अब चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। दाम मोहब्बत किस्त नंबर 19 पार्ट 2। ज़ैद ने उसकी नब्ज़ चेक की तो उसे अपनी सांसें रुकती महसूस हुई क्योंकि इसकी नब्ज़ बहुत धीमी चल रही थी। वो जल्दी से इसे लेकर बाहर निकला और गाड़ी में डालकर तेज़ी से हॉस्पिटल की जानिब रवाना हो गया। डॉक्टर्स ने उसे जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया। कुछ देर के बाद वो बाहर निकली तो उसके चेहरे पे गहरी संजीदगी थी। प्लीज मेरे साथ आइए, डॉक्टर ने कहा तो वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। ये लड़की आपकी क्या लगती है? डॉक्टर ने पूछा। ये मेरी कुछ नहीं लगती, वो थूक निगलते हुए बोला। ओह, तो आप उसे कहाँ से लाए हैं? जी सड़क पे बेहोश पड़ी थी, वो निगाहें चुराकर झूठ पे झूठ बोले गया। ओह, इस लड़की का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। वजह उस शख्स की दरिंदगी है जिसने दरिंदगी का निशाना बनाया है। बच्ची भी इतनी ज्यादा उम्र की नहीं है तो इस वजह से वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। आप दुआ कीजिए कि होश आ जाए वरना जान भी जा सकती है। खैर केस पुलिस केस बनता है तो इसलिए मुझे पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात पर उसे अपने सांसें और पुलिस का सुनकर तो इसका रंग फिक हो रहा था। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज पुलिस को अनवालू मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि इस लड़की के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलें और वो पहले ही सदमे की वजह से ये हालत में पहुंच गई है और इसके बाद इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मैं इस मामले को खुद हैंडल करूंगा, ज़ैद ने कहा और फिर डॉक्टर को काफी ज्यादा रकम देकर उसने मामला रफा दफा कर दिया मगर खुद से आज निगाहें तक नहीं मिला पा रहा था। वो गुमसम सा बैठा था कि उसे अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सर उठाकर देखा तो साकत रह गया। नन्नू ने जिन गेस्ट ने आना था उनका सारा इंतजाम देखने के बाद खाना लगाने को कहा और खुद जाकर कुछ देर आराम करने लगी मगर उसका ज़हन अभी भी अहमद में अटका था। इसकी आज की हरकत से दिल की धड़कन काबू में ही नहीं आ रही थी। इसकी बैठे बैठे आँख लग गई जो कि मोबाइल की रिंग होने पर खली। उसने जल्दी से मोबाइल देखा तो मैनेजर का फ़ोन था। वो उठकर जल्दी से मेहमानों के रूम की तरफ बढ़ गई। उन लोगों से मिलने के बाद उसने खाना खाया और फिर किचन में वापस आकर सब ज़ायद चीज़ें निकलवाने लगी। ये पूरी का पूरा पतीला कोल्ड स्टोरेज में ऐसे ही रख दो, उसने मुलाजिम से कहा तो वो पतीला उठाकर कोल्ड स्टोरेज की तरफ बढ़ गया। मीम इधर आए, मुलाजिम ने कोल्ड स्टोरेज से चीखकर उसे पुकारते हुए कहा तो वो तेजी से अंदर दाखिल हुई तो साइड दीवार से टेक लगाए बेहोश अहमद को देखकर इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तेजी से उसकी तरफ लपकी। अहमद मुझे देखे तो उसका रुखसार थपथपाकर पुकारते हुए बोली मगर वो बेहोश था और इसके होंठ नीले होते थे। अवध जिस्म बर्फ की मानिंद ठंडा था। इसने मुलाजिमों की मदद से उसे गाड़ी पर डलवाया और करीबी हॉस्पिटल की जानिब बढ़ गई। उसे हॉस्पिटल में लाई और डॉक्टर्स ने इसका फौरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वो बाहर सोफे पर बैठी सर हाथों में गिराए फूट फूट कर रो दी। कुछ आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने आकर इसकी खैरियत की खबर दी तो इसके जान में जान आई और वो जल्दी से उठकर इमरजेंसी वार्ड के शीशे से उसे देखने लगी जो कि ऑक्सीजन मास्क लगाए दुनिया वाओ वमा फीहा से बेखबर था। उसे ऐसे देखना इसके लिए बहुत मुश्किल था। रात भर वो यही रुकने वाली थी तो उसने ज़रीब को मैसेज कर दिया कि दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है और इसे लेकर हॉस्पिटल आई है। फिर तकरीबा घंटे डेढ़ घंटे के बाद डॉक्टर्स ने अहमद को एक रूम में शिफ्ट किया तो वो इसके पास बेड पे बैठी उसे पुकारने लगी। अहमद ने आंखें खोल कर देखा।
आप ठीक हैं अहमद, वो इस पे झुकते हुए बोली तो उसने इस बात में सर हिला दिया। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगा था कि आप घर चले गए हैं, वहाँ कोल्ड स्टोरेज में फंसे रहे, अगर मैं ना आती तो किया होता। तो फिर तुम्हारे वालिद साहब की ख्वाहिश है वो पूरे हो जाती तुम्हें मुझसे अलग करने की, क्योंकि तलाक तुम्हें देने वाला नहीं, मरकर ही अलग हो सकता हूँ। वो धीमी सी मुस्कुराहट से बोला तो नन्नू ने इंतहाई गुस्से से उसे देखा। बहुत ही फजूल कस्म के आदमी हैं आप, खबरदार अगर आपने मरने की बात भी की तो। रोहान सी होकर बोली तो अहमद ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने ऊपर गिराया। सच बात कह रहा हूँ, तुम्हारे बना नहीं रह सकता। आई लो यू सो मच। वो इसके कान के करीब वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल गया जिसे सुनने के लिए वो आज तक तड़पती रही थी। फिर अहमद ने उसे पहलू में लिटाते हुए इसके चेहरे के हर नक्श पे लब रखते हुए आई लव यू बोला, और वो साकत वाओ जामिद से लरजते दिल और कांपते वजूद से उसकी दीवानगी को महसूस कर रही थी। अहमद ने इसके कान की लू को छूते इसके बालों को खोलते हुए उनमें चेहरा छुपा लिया। वो उसके कुर्बत में पिघलती जा रही थी, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक पाती। फिर इसकी ससकने पे अहमद ने तेजी से सर उठा उसे देखा। किया हवा मेरी जान, वो बेकरारी से इस पे झुकते हुए बोला। पप प्लीज छोड़िए मुझे, वो सिसकते हुए बोली तो अहमद ने इसका हाथ हटाता इसकी झील सी आंखों में झांका तो वो रोने की शिद्दत से काफी सुर्ख हो रही थी। वो बेकरार सा होकर उन पे अपने अपने लब रख गया। नैनू इसे पीछे धकेलते हुए जल्दी से बेड से उतर गई। फिर अहमद उसे पीछे से पुकारता रहा मगर वो तेजी से बाहर निकल गई। वो रोते हुए राहदारी के कोने पे रखे सोफे पे बैठ गई। फिर इसने आंसू साफ करते हुए दाएं तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि जैसे वो जैद है। वो उठकर उसकी तरफ बढ़ी और इस कंधे पे हाथ रखा तो वो उसे सर उठाकर साकत वाओ जामिद सा उसे देखेगा। जैद, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इसके पूछने की देर थी कि इस जैद इसके गर्द बाजू लपेटे इसके पीठ पे सर रखे फूट फूट कर रो दी। जैद बताओ मुझे क्या हवा है और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इसने मुतूहश अंदाज में पूछा तो उसने सर उठाकर देखा। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है नन्नू, मैंने उसे अपनी गुस्से से इस हाल में पहुंचा दिया कि वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है, वो नम लहजे में बोला। कुक कौन जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है बताओ मुझे जैद, वो इसके कंधों से जकड़े गुस्से से बोली। स्वाद सदफ, उसने कहा तो नन्नू ने बेयकीनी से उसे देखा और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि उसे पीछे से अहमद ने थाम लिया और अहमद की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी जो कि इस बात की अक्कासी करती थी कि वो सब सुन चुका है। इसने नन्नू को बंच पे बैठाकर जैद को गिरेबान से पकड़ लिया और फिर वो पे दर पे इसके चेहरे पे थप्पड़ मार रहा था और इसके हर थप्पड़ पे नन्नू का दिल जैसे कट रहा था, मगर इसने अहमद को मना नहीं किया और किस मुंह से मना करती। बेगैरत जलील आदमी, वो महज 17 साल की बच्ची और तुमने इसके साथ इस तरह का सलूक किया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, अहमद दबे दबे अंदाज में चीखा। हाँ किया मैंने, और जो आपने मेरी बहन के साथ किया इसका किया, इस पे भी थप्पड़ बनते हैं ना। मेरी बहन हर दिन आंसू बहाती आपकी वजह से, और आपकी वजह से कल मेरे बाबा जानी रोए बहुत ज्यादा, आपकी वजह से पूरा खानदान बिखर गया, जैद भी चीख कर बोला। तो मुझे सजा देते इस मासूम को क्यों दी? तुम्हारा बस मुझ पे नहीं चला तो तुमने इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया, लानत है तुम पर। उसके साथ ये सलूक मैंने आपकी वजह से नहीं किया, उसकी खुद की वजह से किया। वो आपकी जिंदगी में आई ही क्यों थे? वो ना आई होती तो आज वो अपनी जिंदगी में खुश होती, और मैं अपनी जिंदगी में वो ना होती तो आपने ये सब ना किया होता। वो ना होती तो आपने सारे रिश्तों को यूं बर्बाद ना किया होता, वो चीख कर बोला।
वो नहीं है मेरी जिंदगी में, ना पहले थी ना अब है ना कभी होगी। मेरे लिए वो वैसी है जैसी मेरी परी, मेरी बहन जैसी है वो। अहमद ने दांत पीसकर कहा तो बेंच पे निढाल सी बैठी नन्नू ने भी बेयकीनी से सर उठाकर उसे देखा। ऐसे मत देखो मुझे, यही हकीकत है, मैंने सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए उसका नाम यूज किया जबकि वो मेरे लिए वैसी थी ही नहीं। तुम जानती हो ना मैं इससे बात करता था और तुम्हें लगता था कि मेरा इससे कोई ताल्लुक है, तो बस मैंने तुम्हें जलाने के लिए वही सब कहा जो तुम सुनना चाहते थे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय मुंह बोली बहन भाई होने के। उसने जिंदगी में कभी दिख नहीं देखे होंगे जितने एक साल में इसने दिख देख लिए हैं। वो निढाल सा इसके साथ बैठते हुए करब भरे लहजे में बोला और फिर इसने जो सदफ के बारे में बताया नन्नू तो सुनकर फूट फूट कर रो दी और जैद के जिस्म से जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। अहमद उससे अभी और उसी वक्त रिसट कीजिए, नन्नू ने सर्द लहजे में कहा तो जैद और अहमद उसे बेयकीनी से देखने लगे। ये क्या कह रही तुम? अहमद ने कहा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, उसे सदफ के रेप के केस में रिसट कीजिए, नन्नू इस बार मजबूत लहजे में बोली। सूरी में ऐसे केस हैंडल नहीं करता, ये तो लोकल पुलिस ही कर सकती है, अहमद ने कहा। तो लोकल पुलिस को फोन कीजिए और इन्हें हॉस्पिटल का पता बताकर उसे फौरा रिसट करवाइए, नन्नू ने सर्द निगाहों से उसे देखा। प्लीज नन्नू नहीं, नहीं प्लीज यार, आप लोग मुझे खुद जो मर्जी सजा दो, मैं हंसकर वो सजा से लूंगा। अगर सदफ मुझे सजा देगी मैं उसकी भी सजा से लूंगा, लेकिन प्लीज ये सब मत करना, बाबा की बदनामी हो जाएगी। इन्होंने बहुत मुश्किलों से ये नाम करवाया ना, प्लीज प्लीज नहीं करो ना, वो तड़प कर बोला। अगर तुम्हें बाबा की इतनी ही परवाह थी तो ये सब करने से पहले सोचते, और मैं कभी जुल्म के खिलाफ चुप नहीं रहती, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। वो सरफ लहजे में बोलती उठ खड़ी हुई। फिर अहमद ने पुलिस को फोन करके बुलवाया और सदफ का बयान रिकॉर्ड करने पे वो जैद को अरेस्ट करने वाले थे और सदफ को अगले दिन सुबह होश आया तो पुलिस के आदमी ने इससे बयान लिया तो जैद करब से आंखें मैच कर खड़ा था। आपके साथ उस शख्स ने ज्यादती की है, आप बयान दीजिए, हम अरेस्ट करना चाहते हैं। मुझे कोई बयान नहीं देना, मैं खुद अपनी मर्जी से अपने शौहर के कमरे में गई थी, सदफ ने कहा तो जैद ने बेयकीनी से सर उठाकर उसे देखा। अरे क्या करते हैं आप लोग, ये इसका शौहर है, ये बात क्यों नहीं बताई आपने? पुलिस वाले ने इंतहाई बिगड़े हुए लहजे में कहा। जी ये इसका शौहर ही है, लेकिन एक शौहर को ये किसने इजाजत दे दी कि वो अपनी बीवी के साथ दरिंदों जैसा सलूक करे? अरे उसकी बीवी तो कह रही है उसकी रजामंदी से हुआ है सब कुछ, अब हम किसकी बात माने? आप ये ना मामला अपने घर में जाकर पहले सोलो कीजिए और अनदा से पुलिस को अपने घर के मामलात से दूर रखेगा। पुलिस इतनी कोई वैली नहीं बैठी हुई कि आपके मामलात को सुलझाती रहे, इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा और फिर बाहर की जानिब बढ़ गया। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी सदफ, नन्नू ने इंतहाई गुस्से से कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती रहना बाजी, मैंने उन सब हालात को देखा है, मैंने अपने भैया को अरेस्ट होते देखा, मुझे पता है कि हम कितना रोए थे इस दिन और लोग बातें करते थे, और मैं सब आपके साथ होती नहीं देख सकती, और फिर अंकल आंटी तो टूट जाएंगे ना, वो तो पहले ही बहुत परेशान हैं, सदफ ने कहा तो जैद ने करब से आंखें मैच लीं। ये है 10वीं पास सदफ का इखलाक, और तुम्हारा देखो जैद खान जो कि वेल एजुकेटेड है और टॉपर हो, उसने ज़मीर ने उसे झंझोड़ा, वो उल्टे कदम पीछे हुआ और फिर दौड़ता हुआ वहां से निकल गया। वो सड़क पे रोते हुए भाग रहा था और लोग उसे हैरानगी से मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, और कुछ मीडिया के लोगों ने भी इस सीन को देखा और रिकॉर्ड करते हुए अपनी ही मर्जी की न्यूज़ बना डाली।
मगर कोई नहीं जानता है था कि वो जिससे भाग रहा है वो इसके खुद के अंदर इसका सोया हुआ ज़मीर है जो कि अब बेदार हो चुका है। अहमर को मरहा का फ़ोन आया था और वो मुसलसल रोए जा रही थी तो उसने वापस जाने का फ़ैसला किया और आधी रात ही वो फंजीवला पहुंच चुका था। उसने आते ही शावर लिया और फिर चाय बनाने के लिए किचन की जानिब बढ़ गया। किचन में आकर उसने अपने लिए चाय का पानी रखते हुए फ्रिज की जानिब बढ़ा और उसमें पड़ी मैकरोनी निकालकर माइक्रोवेव में रखते ही पलटा तो पीछे खड़ी माहरूख को देखकर ठटक गया। अरे आप कब आए और आपने बताया भी नहीं कि आ जा रहे हैं। वो इस कद्र बेतकल्फी से पूछ रही थी जैसे उन दोनों के दरमियान हमेशा से सब ठीक रहा हो। अहमद ने उसे तंजिया मुस्कुराहट से देखा। किया हवा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माहरूख ने हैरानगी से पूछा। नहीं, मेरा भी एक सवाल बनता है कि ये अचानक से तुम मुझसे इतने प्यार से कैसे बात करने लग गई हो? सब खैरियत है ना? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? कहीं दिमाग पे असर तो नहीं हो गया? अहमद के तनज़ पे वो लब कुचलते हुए सर झुका गई। फिर वो कितनी देर वहाँ खड़ी इससे देखती रही और शायद मुंतज़िर थी कि वो इससे बात करेगा, मगर अहमद ने भी इस बार सोच लिया था कि वो ना तो उसकी तरफ देखेगा और ना ही इसके सामने अब कमज़ोर पड़ेगा। उसने अपने चाय बनाने के बाद मग में डाली और उठाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसने सोफे पे बैठते हुए सिगरेट सलगाकर लबों में दबाता टेलीविज़न ऑन किया और फिर सिगरेट के साथ साथ वो चाय के सिप लेने लगा। उसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ। यस कमिंग, उसने जल्दी सिगरेट बुझाते हुए कहा। तुम? वो अंदर दाखिल होती माहरूख को देखकर शाकिर था और उसने लंबा नाइट गाउन पहन रखा था। आज से पहले वो इसके कमरे में कभी नहीं आई थी। वो मुझे आपसे कुछ कहना था, वो उंगलियां चटखाती हुई बोली तो अहमर ने संजीदगी से उसे देखा। हाँ बोलो, वो चाय का मग उठाकर विंडो के सामने खड़े होते हुए बोला। वो मुझे एक्चुअली कहना है कि, वो उंगलियां चटखाती हुई बोलते बोलते रुक गई। तुमको जो कहना है प्लीज जल्दी कहो, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर वेस्ट करता फरूं। वो इंतहाई रोके अंदाज में बोला और कुछ खामोशी छाई रही। फिर एकदम से वो इसके करीब आई और पीछे से हग कर लिया। अहमर कुछ पल के लिए चुप और फिर इससे खुद को छुड़वा कर दूर हुआ। जो कहना है जल्दी कहो, वो कुछ जान चुका था मगर जानबूझकर अनजान बनते हुए बोला। वो इसके करीब आई और जोर से आंखें मैच कर इसके लबों पे लब रखते इसकी धड़कनों में इंतशार पैदा कर गई। वो जो इसके कुर्बत के लिए पहले ही बेचैन बेताब था, इसकी हरकत ने इसके जज्बात में जैसे आग भड़का दी, मगर वो खुद पे काबू पाता जाकर बेड पे बैठ गया। जाओ यहाँ से तुम अभी फिलहाल, और जो बात की सुबह कर लेना, वो देखते हुए बोला तो उसने अपने गाउन डोरियन खोलते इस गाउन को उतार दिया और वो उसे देखकर अपनी जगह जम सा गया और वो धीरे धीरे चलते हुए पास आ रही थी और इसका हर कदम अहमर के दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। वो गाउन के नीचे स्लीवलेस गाउन पहने हुए थी जो अहमर ने इस वेडिंग नाइट पे पहनने के लिए कहा था। इसके पास आते ही उसने ऐसी हरकत की कि अहमर के 14 तबका रविश हो गए। आई रियली लव यू सो मच, वो घुटनों के बल बैठते हुए बोली। वो आंखें फाड़कर उसे देख रहा था। फिर माहरूख ने अपने मोबाइल पे म्यूजिक ऑन करते इसका हाथ थामा और उसे कमरे के दरमियान में ले आई और इसके गले में बाहें डालने वो इसके पाँव पे पाँव रखे इसके इतनी करीब थी कि दोनों एक दूसरे की धड़कन को सुन सकते थे। रोमांटिक म्यूजिक और परफसूं माहौल और इसके दिलबराना अंदाज से अहमर की बेआतनाई बेरखी जैसे हवा में तहलील हो गई। वो उसे एक झटके से गोद में उठाए बेड की जानिब बढ़ा। जारी है।